बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन विद बायो की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और हमारे दो टॉपिक्स रह गए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया लीवर को, कि लीवर को एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। मैंने आपको काफ़ी रीजंस पेश किए कि लीवर के अंदर काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनको हमने फर्दर डिस्कस भी किया। दैट इज वाई लीवर इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सवाल ये अक्सर आता रहता है कि लीवर को एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है जी ये किडनी डिसऑर्डर्स। चूंकि इस चैप्टर का ताल्लुक किडनी से ही निकला और इसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, तो अब जाहिर बात है उसके कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज किडनी डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। हमने इस चैप्टर में पढ़ा इंसानों का, हमने जो टॉपिक शुरू किया वो ह्यूमंस का ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन के हवाले से हमने देखा कि जी इंसानों में पूरा एक वेल डेवलप सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो काम होते हैं, एक आपके ब्लड को फिल्टर करके उसमें से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देना, और फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ है इसको बॉडी से डिस्चार्ज कर देना। फिर हमने देखा कि हमारी किडनी फिल्टर कैसे करती है, तो हमने उसके लिए किडनी में पाए जाने वाले सेल्स को देखा जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, और हमें नजर आया कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है जी, और रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, टेब्यूलर सिक्रेशन क्या होती है, ये सब हमने देखा। ये यूरिन बना और यही आपके ऑस्मो रेगुलेशन भी हो जाती है, क्योंकि जो आपका ये जो किडनी फिल्टर कर रहा है चीजों को, ये ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को देखते हुए फिल्टर करता है। पानी अगर आपके खून में ज्यादा है, बॉडी में ज्यादा है, तो किडनी के अंदर जो है वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी और आपका फालतू पानी यूरिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल लो होता है, पानी की कमी होती है, तो आपका जो किडनी होता है, नेफ्रॉन जो होता है, वो फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्लो कर देता है और इस तरह फिर आपके बॉडी का पानी जो है वो कंजर्व हो जाता है। हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जी, एंटी डायूरिटिक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, उनका भी फंक्शंस मैंने आपको बताया। फिर लीवर की बात करी, अब हम बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स की। क्योंकि आपके आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेजर चीज किडनी है, तो किडनी के डिसऑर्डर यानी कि किडनी की कुछ खराबियों के बारे में पढ़ते हैं जी। पहली जो हम किडनी की पहला डिसऑर्डर जो पढ़ रहे हैं, किडनी की जो खराबी है, उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स उर्दू में आप कहते हैं गुर्दों की पथरी। इसका एक और नाम है, इसको हम रेनल कैलक्यूलाई भी कहते हैं, कैलक्यूलाई। ठीक है जी, रेनल का मतलब होता है किडनी और कैलक्यूलाई कहते हैं जी स्टोन्स को। ठीक है जी, तो ये इसके दो नाम हो जाते हैं, या तो इसको आप किडनी स्टोन्स भी कहते हैं और रीनल कैलक्यूलाई या कैलकुलस भी कहा जाता है। ये बीमारी है, इसके बारे में पढ़ते हैं जी ये क्या है। देखें स्टूडेंट्स, आप जब खाना खाते हैं, आप जो खाना खाते हैं, इस खाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ काम की भी चीजें होती हैं, कुछ बेकार चीजें भी होती हैं। आपके जो कुछ खाना होता है उनमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट ये कंपाउंड है, ये आपको कहाँ मिलता है जी, किन खानों में मिलता है, जिनमें जो सब्जियों वाले खाने होते हैं ना, पत्तों वाले, जैसे पालक में बहुत होता है ऑक्सीलेट, ब्रासिका में बहुत होता है। कुछ आपके खानों में बहुत सारे अच्छा आपके लीफी फूड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर जो है वो ये कंपाउंड पाया जाता है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट एक फालतू कंपाउंड है, आपकी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है, कतन कोई जरूरत नहीं है, तो आपकी बॉडी इसको यूरिन में जो है वो डाल देती है और ये यूरिन में ही डिस्चार्ज हो जाता है। यानी यूं समझ लें कि ये कंपाउंड आपकी बॉडी में आया और एज इट इज बाहर निकल गया, यूजलेस कंपाउंड है, किसी काम का नहीं है। लिहाजा आपकी बॉडी, आपके फूड में ये आ रहा है, आपकी बॉडी इसको जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में डाल के इसको निकाल देती है। एक तो हो गया ये। उसके अलावा आपके खाने में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, पानी वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, उनमें सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम नाम का एक बड़ा मशहूर सॉल्ट होता है आपके फॉल्ट उसमें फूड में, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सॉल्ट्स आपके फूड में पाए जाते हैं, ये काम के। मैग्नीशियम, ये सॉल्ट काम के होते हैं, आपकी बॉडी में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अगर बहुत ज्यादा फालतू मिकदार है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो आपके यूरिन में डिस्चार्ज हो जाएंगी ये सारी चीजें, नहीं तो आपके ये खून में डिजोल्व हो जाती हैं और ये यूज हो जाती है। आप खाने में
आप जब खाना खाते हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, आपके खाने में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऑक्सीलेट भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है, फॉस्फेट भी आ रहा है, मैग्नीशियम भी आ रहा है। ऑक्सीलेट एक बेकार कंपाउंड है, ये तो एज इट इज बाहर चला जाता है, जबकि कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम जैसी चीजें आपकी आपके ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाती है। बात औकात क्या होता है जी, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कैल्शियम को पकड़ लेते हैं, तो बात औकात क्या होता है जी, कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब ये रिएक्ट करेगा, यानी एक काम की चीज और एक बेकार चीज, ये दोनों इनके दरमियान रिएक्शन हो जाता है, और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और कंपाउंड तैयार होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट ये कंपाउंड तैयार हो जाता है। अब ये बेकार है, यूजलेस है, ये बेकार कंपाउंड है, फालतू कंपाउंड है, लेकिन इसकी मुसीबत ये है कि ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये इसकी एक फॉल्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीलेट आपका एक फालतू कंपाउंड था, बड़ी आराम से मक्खन से ही आपकी बॉडी में से डिस्चार्ज आउट हो रहा था इन यूरिन, कैल्शियम वगैरह आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो रहे थे। गड़बड़ कहाँ होती है, अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ मिल जाता है और एक कंपाउंड तैयार होता है जिसको आप कहते हो कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये सॉलिड होता है, इट इज अ सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड होता है ये, और पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब पानी में तो मट्टी भी डिसॉल्व नहीं होती, आपको याद हो, आपको पता हो, कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, पानी में अगर हम मट्टी डालें मट्टी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर हम मट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हैं पानी के अंदर, आप एक गिलास पानी लें और मट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स डालें, फिर इस छोटे छोटे पार्टिकल्स वाली मट्टी के पानी को अगर आप किसी पाइप से गुजारते हैं, किसी जगह से गुजारते हैं, गुजर जाएगा, फ्लो में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, भले ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, भले पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि पानी के साथ ये ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन रुकावट नहीं डालते, रुकावट नहीं डालते। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे ले लेता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखा देता हूँ कि ये आपके पास एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, अब इसमें से ब्लड फ्लो होके ऐसे ब्लड फ्लो होके जा रहा है, ठीक है जी, ब्लड फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर छोटी छोटी मट्टी के पार्टिकल्स डाल दूं, इस मट्टी के अंदर, इस खून में छोटे छोटे मट्टी के पार्टिकल्स डाल दूं, अब आपको पता है जी मट्टी आपके खून में डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि खून में तो पानी होता है ज्यादातर, और मट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो आपकी मट्टी इस खून में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन फ्लो में रुकावट नहीं डालेगी, छोटे छोटे पार्टिकल से निकल जाती है। लेकिन अगर मैं एक बड़ा पत्थर डाल दूं, अब मैं मट्टी के बजाय एक बड़ा पत्थर डाल दूं, अब ये आपके यहाँ आके ब्लॉक करना शुरू करता है, ब्लॉकेज पैदा करते हैं, ये जरा बात ध्यान में रखिएगा। सो कैल्शियम ऑक्सीलेट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड तैयार होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, उमूमन तैयार होता रहता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि कैल्शियम और ऑक्सीलेट मिल गया, जाहिर बात है आपके किडनी के अंदर कैल्शियम, आपके ब्लड में कैल्शियम भी है, ऑक्सीलेट भी है, तो जाहिर बात है रिएक्ट हो सकते हैं। सो इट इज कॉमन, ये कॉमन होता है इसका आपस में रिएक्ट होकर कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाना। लेकिन ये जो शुरू में आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट बनते हैं, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आपके खून के अंदर भले डिजोल्व नहीं होंगे, लेकिन आपके यूरिन में आ जाएंगे, और फिर यूरिन के जरिए आराम से ये पास आउट हो जाते हैं, यूरिन में ये पास आउट हो जाता है। तो ये कोई रुकावट नहीं डालता है, ये हमारे जो है यूरिन के जरिए सिंपली पास आउट हो जाता है, पास आउट। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे यूरिन में शामिल हुए हुए होते हैं, डिजोल्व नहीं हुए होंगे, बहरहाल उसके साथ ऐड हुए में होंगे, और जहाँ यूरिन निकल रहा है नालियों को ब्लॉक नहीं करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। गड़बड़ कहाँ होती है जी, गड़बड़ होती है अगर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाए किडनी में, डिपॉजिट मतलब जमा होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू है। अब जैसे ये एक छोटा सा ऑक्सीलेट है, ये कोई मसला नहीं दे रहा, ये अगर फ्लो में है यूरिन में आएगा और यूरिन में निकल जाएगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, किडनी के किसी एक जगह पे ये अब ऑक्सीलेट देखें जमा होना शुरू हो गया, बहुत सारे ऑक्सीलेट आपस में मिल गए, और अब ये एक बड़ा पत्थर बन गया, और अब ये रुकावटें डालेगा, या आपके किडनी के फंक्शंस को मुतासिर करेगा, या आपके किडनी के टिश्यूज को डैमेज करेगा। अगर ये मूव होकर आपके यूरिथर में आ गया तो यूरिथर को ब्लॉक कर देगा, किडनी की किसी नाली में चला गया तो वहां नालियों को ब्लॉक कर देगा, अब ये रुकावटें पैदा करेगा। सो ये जो लार्ज स्टोन बन गया इनके डिपॉजिट होने की वजह से, कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट होने की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, लार्ज स्टोन्स, दे आर कॉल्ड रीनल कैलक्यूलस। ये जो लार्ज स्टोन बनते हैं इनको हम कहते हैं रीनल कैलक्यूलस।
कैलकुलस सिंगुलर बहुत सारे हैं तो कैलकुला है, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको कहते हैं रीनल कैलकुलस, कॉमन जबान में हम इसको कहते हैं गुर्दों की पथरी। ये है गुर्दों की पथरी। अक्सर कहते हैं गुर्दों की जो पथरी जिनको होती है, लोग उनको कहते हैं यार पालक वालक ना खाया करो, पपीता ना खाया करो, ठीक है, इन सब्जियों से, फ्लैशी सब्जियों से मना किया जाता है। तो ये रीनल स्टोन्स होते हैं या रीनल कैलकुलस होते हैं। आप खाने के साथ जो ऑक्सीलेट जो खाते हैं और कैल्शियम वगैरह होता है, बाद औक़ात ये मिक्स होके कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभार क्या होता है जी कि ये किडनी के किसी हिस्से में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे बहुत सारे जब कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट होंगे, जमा हो जाएंगे, एक बड़ा पत्थर बन जाएगा। उस बड़े पत्थर को हम कहते हैं रीनल कैलकुलस। जरूरी नहीं एक ही बने जी, दो तीन जगहों पे बन सकते हैं जी। ये किडनी के यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए और यहाँ एक छोटा सा पत्थर बन गया। डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स होंगे इनके, और साइजेस भी इनके अलग अलग होते हैं। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, लोकेशंस भी अलग हो सकती है, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर डिपॉजिट हो रहे हो, अलग अलग। या आपका किडनी है जी, सपोज करें, तो दो चार पत्थर, एक पत्थर यहाँ बन गया, एक छोटे छोटे यहाँ बन गए, एक थोड़ा यहाँ बन गया, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे डिपॉजिट होते हैं। तो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट जगहों पर रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। दैट बीमारी, दैट डिजीज इज कॉल्ड रीनल कैलकुलाई। अब ये नुकसानदेह क्यों होती है जी? जाहिर बात है, मैंने आपको बता दिया कि जिस हिस्से में ये जमा हो रहा होगा वो डेलिकेट टिश्यू से बना हुआ होगा। किडनी में जमा हो रहा है तो जाहिर बात है किडनी जो है हमारी डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज से बनी हुई होती है। अब डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज की जगहों पर स्टोन जमा हो रहा है, फ्लो की वजह से उनमें मूवमेंट आ रही है, तो वो आपके किडनी के टिश्यूज को डैमेज करते हैं। आपके किडनी के टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिससे अल्टीमेटली रीनल फेलियर हो सकता है। जो मैं अगली बीमारी बताऊंगा वो रीनल फेलियर है, ठीक है। तो इससे जो है वो क्या हो सकता है जी, अगर ये आपके, एक तो ये आपके टिश्यूज को डैमेज करेंगे, आपके किडनीज के टिश्यूज जो है उनको डैमेज करेंगे। डैमेज करने से आपको जो है वो एक तो रीनल फेलियर की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं जी। जाहिर बात है किडनी का अगर एक टिश्यू डैमेज हो गया तो फिर पूरे किडनी की वर्किंग मुतासर हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका पूरा किडनी जो है वो ऑफ हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इसी तरह हिमैटोयूरिया भी हो सकता है जी। हिमैटोयूरिया, हिमैटोयूरिया कहते हैं जी यूरिन में अगर ब्लड पास आउट होना शुरू हो जाए। अगर आपके यहाँ पे इन स्टोन्स ने डैमेज कर दिया किडनी टिश्यूज को, वहां पे खून पैदा हो रहा है, तो वो खून जो है फिर वो यूरिन के जरिए पास आउट भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं हिमैटोयूरिया। हिमैटोयूरिया की कंडीशंस भी हो सकते हैं जिसमें फिर जब यूरिन में खून पास आउट होता है तो पेन भी होता है, दर्द भी होता है। इसी तरीके से जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है जी, यूरिनरी ट्रैक जो है वो आपका ब्लॉक हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो सकता है, यानी कि अगर आपका ये जो स्टोन है ये अगर किसी तरीके से निकल के या आपकी यूरिथर में आ जाए, यूरिथर में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो अभी आपके यूरिनरी ट्रैक्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन में दुश्वारी होगी, दर्द होगा, पेन होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। फिर यहाँ पर स्टोन आ जाते हैं, फिर कई बाद औकात होता है पास आउट भी हो जाते हैं, बाद औकात ब्लैडर में भी आ जाते हैं, पास आउट होकर ब्लैडर के अंदर भी आ सकते हैं। तो कहीं पर भी आपका यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक हो सकता है। यूरिटर पे आ जाएगा तो यूरिटर, ब्लैडर पे आ जाएगा तो ब्लैडर के स्टोन हो जाते हैं, फिर वो ब्लैडर्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। दर्द होगा, उल्टी होगी, क्या होगी, वीकनेस हो जाती है, इंसान से खाया नहीं जाता, यूरिन बार बार पास करता है तो उसको दर्द होता है। ये इसकी जो है सिम्टम्स हो रहे होते हैं। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं जी। इसके जो है वो दो इलाज है, इसकी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं जी। ट्रीटमेंट्स, दो ट्रीटमेंट से एक कहलाती है लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, और दूसरी ट्रीटमेंट कहलाती है जी रीनल सर्जरी। दो इसके इलाज है जी, दवाइयों से दुआओं से ये नहीं सही होता। दो तरीके हैं बस इसके आपके पास, एक तो लिथोट्रिप्सी से सही कर दें और एक इसको आप रीनल सर्जरी से सही कर दें। लिथोट्रिप्सी क्या होती है जी? इन स्टोन्स को तोड़ा जाता है बाय यूजिंग अल्ट्रा शॉक वेव या अल्ट्रावेव्स को यूज किया जाता है, या जो शॉक वेव्स होती हैं इनको यूज किया जाता है। ये दो किस्म की वेव्स होती हैं, इन दोनों की खास बात यह है कि ये अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये हाई एनर्जी वेव्स होती है। अब इसके अंदर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, आपने जो है अल्ट्रासाउंड के जरिए से पॉइंट आउट कर लिया कि स्टोन्स कहाँ पर मौजूद हैं, उनका साइज, लोकेशन वगैरह नोट आउट कर लिया, ठीक है। जैसे गुर्दे में आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको पता चल गया जी कि स्टोन जो है वो कितना बड़ा साइज का है, किस लोकेशन पर है,
ये सब पॉइंट करने के बाद आप वहाँ ये अल्ट्रावेव या शॉक वेव हिट करते हैं अपने उस बॉडी हिस्से में, उस बॉडी के पार्ट पे आप ये वेव्स हिट करते हैं। इन वेव्स की दो खास बात होती है। पहली खास बात ये है कि बड़ी हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। दूसरी कि ये लिविंग टिश्यूज को, स्किन को क्रॉस कर लेती है, क्रॉस कर देती है। हाँ, किसी सॉलिड वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, किसी सॉलिड चीज को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये पास हो जाएंगी थ्रू लिविंग टिश्यूज। लेकिन स्टोन्स को ये पास नहीं करती, तो ये स्टोन्स को हिट करेंगी और ब्रेक कर देंगी। अपनी एनर्जी की वजह से उन स्टोन्स को ब्रेक कर देंगी, ब्रेक डाउन स्टोन्स। ठीक है। तो आपने देखा जी कि किस हिस्से पर है, आपने वहां पे इस हिस्से की तरफ पॉइंट किया और अल्ट्रावेव से हिट की। ये लिविंग टिश्यूज को क्रॉस कर लेती हैं, तो ये लिविंग टिश्यूज को, आपकी खाल को, उसके बाद जो गोश्त है उसको, चर्बी को, फिर किडनी को क्रॉस करते हुए स्टोन से जैसे जाएंगी ना, तो स्टोन से हिट होंगी, स्टोन में ये अपनी सारी एनर्जी मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि स्टोन को ये क्रॉस नहीं कर सकते। इन एनर्जी की वजह से आपका स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इतने छोटे टुकड़े कि वो फिर आपके यूरिन में से सुकून से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, बात की है ना हमने कि शुरू में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो आराम से पास आउट हो रहे हैं, ये वाला। सो इन छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपके पास यहाँ स्टोन्स था, ये रहा। ठीक है जी, तो आपने ये इस पर अल्ट्रा वेव मारी, हिट करी आपने अल्ट्रा, पड़ा, सभी इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए जी। मैं बना ही देता हूँ, जब छोटे छोटे टुकड़े कर ही रहा हूँ तो। अब ये आपका जो स्टोन है, ये यहाँ पे इसके जो है वो थोड़े से स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, ये ब्रेक हो गया जी छोटा सा स्टोन। और अब ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जी, आराम से आपके इस यूरिथर से पास आउट हो सकते हैं। ये इसका एक इलाज होता है जी लिथोट्रिप्सी का। इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, बाज़ औक़ात एक दफ़ा करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात कई दफ़ा। बाज़ औक़ात अगर आपके मुख्तलिफ जगह पे बड़े बड़े छोटे छोटे डिफरेंट साइजेस के हैं, तो फिर आपने बार बार करनी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि हम, बड़ा स्टोन होता है, हम जब हिट करते हैं तो वो टुकड़े तो हो जाता है, लेकिन उसके टुकड़े फिर भी इतने बड़े होते हैं कि वो अभी पास आउट नहीं हो सकते। तो फिर मजीद लिथोट्रिप्सी करके मजीद ब्रेक किया जाता है। फिर जाहिर बात है आपके आपके टिश्यूज को ये क्रॉस करके जा रही होती है, तो आपके टिश्यूज से उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे होते हैं, उल्टी वगैरह भी हो जाती है, कै भी होती है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक कामयाब इलाज है। और दूसरा इसकी एक सर्जरी होती है जी, उसको हम कहते हैं रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी में आपके पेट में एक छोटा सा इंसेशन किया जाता है, फिर किडनी में एक इंसेशन किया जाता है। आपके यानी पेट को थोड़ा सा काटा जाता है, फिर किडनी को थोड़ा सा काटा जाता है। अब आपने स्टोन्स देखा और उसके उसको जो है वो पकड़ के बाहर निकाल दिया, उसके बाद किडनी सी, खाल सी, अल्लाह खैर सल्ला। तो एक छोटी सी मामूली सी सर्जरी भी होती है, रीनल सर्जरी, जिसके अंदर पेट में इंसेशन लगा के गुर्दों को काट के निकाल दिया जाता है। सो इतनी खतरनाक बीमारी तो है ये, जाहिर बात है दर्द दे रहा है, लेकिन इसके इलाज थोड़े इजी है इसके इलाज। ठीक है, लिथोट्रिप्सी के जरिए आप इसको तोड़ देते हो, या रेनल सर्जरी के जरिए, एक सर्जिकल प्रोसीजर है ये, सर्जिकल प्रोसीजर है ये, जिसके जरिए हम स्टोन्स को जो है बाय सर्जरी रिमूव कर देते हैं। दोनों तरीकों से आप इलाज करते हो, आपका इलाज हो जाता है, अच्छा होता है, कामयाब इलाज होता है। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। रेनल सर्जरी के अंदर भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स काट के निकाल दी जाती है, सिमिलरली किडनी काट के उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह लिथोट्रिप्सी के भी कोई इतने जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ होती हैं जी, कि अक्सर लोगों को बहुत देर से पता चलता है। दर्द हो रहा होता है उनके गुर्दे में, वो बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज्यादा जो है जगहों पे किडनीज डिवेलप हो जाती है। ठीक है, अब जाहिर बात है जिन जिन जगहों पे किडनी स्टोन्स डिवेलप हुए, आप लिथोट्रिप्सी से उन स्टोन्स को निकाल भी दोगे, तो उन स्टोन्स ने जितनी देर वो रहे, उन्होंने किडनी के उन टिश्यूज को डैमेज जरूर कर दिया। सो इस स्टोन के बाद जो आपका किडनी बचता है, उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी कम हो जाती है, वो फिर बिल्कुल ओरिजिनल किडनी जैसी नहीं होती। देखो, अब सपोज करो जी ये आपके पास एक किडनी थी, अभी ये फ्रेश है, इसमें कहीं स्टोन्स नहीं है, ठीक है जी, 100% वर्क करेगी। अब यहाँ इस पर एक स्टोन डेवलप हो गया, यहाँ एक स्टोन डेवलप हो गया, यहाँ एक स्टोन डेवलप हो गया। अब आप आए और आपने आगे जो है ना इसकी एक छोटी सी सर्जरी करा दी, आपने यहाँ का भी स्टोन हटा दिया, यहाँ का भी स्टोन हटा दिया, और यहाँ का भी स्टोन हटा दिया। लेकिन अब जब आपने यहाँ पर सर्जरी करी, तो जाहिर बात है यहाँ का जो टिश्यू, यहाँ पर जो स्टोन था, उसने यहाँ के कुछ टिश्यूज को डैमेज कर दिया, कुछ यहाँ पे टिश्यूज डैमेज हो गए, कुछ यहाँ पे टिश्यूज डैमेज हो गए। सो अब आपका जो किडनी है वो 100% तो वर्क नहीं कर रहा होगा ना, कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए। सो अब उसकी लाइफ रिड्यूस हो गई, 80% हो गई, ज्यादा होते हैं तो ज्यादा हो गई, ऐसा ये बस एक कॉम्प्लिकेशन होती है।
असल में हमारे यहाँ लोगों को इतना देर से पता चलता है जी, वो सर्जरी और वो सुस्ती मेहनत, टाइम लग रहा है, सर्जरी कराते हुए डरते हैं, कुछ डिसीजन लेने में इतना टाइम करते हैं जी कि वो बहुत ज्यादा स्टोन हो जाते हैं अंदर, और काफी डैमेज कर चुके होते हैं। इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि वो लिथोट्रिप्सी भी कर लें, रेनल सर्जरी भी कर लें, आपकी किडनी में से स्टोन्स को निकाल भी दें, स्टिल आपकी किडनी जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक दो साल चल के आपका वो रीनल फेलियर हो जाता है। तो ये एक बस कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ये था पहला आपके पास डिजीज जिसको हमने कहा रीनल कैलक्यूलाई। और नाउ मूविंग ऑन, अब हम दूसरी बीमारी की तरफ पढ़ते हैं जी। आवर सेकंड जो है, हमारी जो सेकंड वाली बीमारी है जिसको हमने पढ़ना है, वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, इसको हम किडनी फेलियर भी कहते हैं जी। अगेन किडनी, रीनल का मतलब किडनी ही होता है, ठीक है, तो इसको आप किडनी फेलियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी किडनी जो है वो अपना काम नहीं करेगी, किडनी फेल हो गई जी, किडनी डेड हो गई है, किडनी इज नॉट डूइंग देयर वर्क, किडनी जो है वो अब अपना काम नहीं कर रही। इस बीमारी को हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी इज नॉट डूइंग वर्क, अपना फंक्शन नहीं कर रही। सो किडनी अगर अपना काम करना बंद कर दे, और आप जानते हैं किडनी का काम क्या है जी, ब्लड को फिल्टर करना। सो अगर अपनी किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे, ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दे, उस बीमारी को हम कहते हैं रीनल फेलियर। कई रीजन होते हैं जी इसके। एक तो रीजन इसके पीछे जो है वो कैलकुलस भी होता है। आपको बताया मैंने कैलकुलस किस तरह जो है वो आपके टिश्यूज को डैमेज कर देता है। तो बहुत सारे कैलकुला होने की वजह से आपके किडनी के टिश्यूज इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो तकरीबन आपकी किडनी आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते जो है वो सारी पूरी की पूरी किडनी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। कैलकुलस भी होते हैं जी, कुछ साइड सिम्टम्स भी होते हैं आपके पास, कुछ रिएक्शंस होते हैं दवाइयों के, साइड इफेक्ट जिनको आप कहते हो। कुछ अक्सर हम दवाइयाँ खा लेते हैं जो हमारे किडनीज को मुतासिर करती हैं, किडनी के बहुत सारे फंक्शंस में फॉल्ट आ जाता है, अल्टीमेटली हमारा किडनी जो है वो फेल हो जाता है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, रिएक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरीके से पैदाइशी फॉल्ट भी हो सकता है, ये जेनेटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेवलपमेंटल भी एरर हो सकते हैं। डेवलपमेंटल एरर यानी कि कुछ बच्चे जब वो माँ के पेट में जब वो बन रहे होते हैं और उनकी जो किडनी बन रही होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा एरर हो जाता है। एक किडनी तो बन जाती है, दूसरी किडनी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती, बड़ी रिड्यूस फॉर्म में बनती है, छोटे साइज की बनती है। बाद का तो जब पैदा होता है तो वो उसकी जो एक रिड्यूस किडनी है वो नॉन फंक्शनल होती है, काम ही नहीं कर रही। और बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी किडनी थोड़ी रिड्यूस होती है, फंक्शनल तो है, लेकिन एक दो साल बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उनकी वो दूसरी किडनी बनती ही नहीं है, वो एक ही किडनी में पैदा होते हैं। तो ये डेवलपमेंटल एरर भी होता है अक्सर। बहुत से बच्चे, हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी एक किडनी थी। एक हमारा रिलेटिव था जिनकी एक किडनी बिल्कुल सही बनी थी, जब वो पैदा हुए थे दूसरी किडनी बहुत ज्यादा रिड्यूस थी, और कुछ टाइम बाद वो दूसरी किडनी जो है वो खत्म हो गई थी। तो ये इसका रीजन होते हैं जी, कई रीजन हैं, बट द मेन रीजन ये है जी कि कैलकुला इसका मेन रीजन होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा आपका, मैं लिख देता हूँ, ब्लड प्रेशर भी आपकी किडनी फेलियर को इफेक्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा खून का, खून जो है इन ब्लड रेनल फेल, ये जो आपकी किडनी है, अब इसकी आपने देखा ना कितनी सारी आर्टरीज थी, वो रेनल आर्टरीज, रेनल आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल, ईफरेंट आर्ट्रियोल। बहुत ज्यादा खून का प्रेशर होगा तो आपकी किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो बड़ी स्पीड में हो रहा होगा, ब्लड वेसल्स पर बड़ा फोर्स डाल रहा होगा, तो उससे किडनीज भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस करेंगे, अल्टीमेटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी इसका रीजन होता है। इसके इलाज की तरफ बात करें जी, तो सबसे पहले तो यही बात है कि जिसका तो पहला इलाज तो अल्लाह ने आपको करके दिया हुआ है। आपकी बॉडी में एक नहीं, अल्लाह ने आपको दो किडनीज दी हुई है, इसी वजह से कि अगर आपकी एक किडनी खराब हो जाए तो अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी दूसरी किडनी पे शिफ्ट हो जाती है। सो अगर आपके इस वक्त तो अगर आपके दोनों किडनीज नॉर्मल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रही है। लेकिन अगर आपकी एक किडनी फेल हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत सुस्ती गायली वो एक और बात, लेकिन वैसे आपकी बॉडी में कोई इतना खास चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा ब्लड फिल्टर जो है वो दूसरी किडनी करना शुरू कर देगी। आपका ब्लड अपने हिसाब से फिल्टर हो रहा होगा। बस आपके डॉक्टर जो है वो थोड़ा बहुत आपको डाइट पे एहतियात कर देते हैं कि जी आप अपने खून के अंदर इतना फिल्टर ना पैदा कर पाओ कि वो जो आपकी दूसरी किडनी है वो कुछ ज्यादा ही काम करे। लेकिन अल्टीमेटली जिसकी एक रीनल फेलियर हो जाती है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जी कि उसका दूसरा किडनी भी फेल हो जाए, क्योंकि आपकी आपकी दोनों किडनीज जो है वो 50-50% लोड, देखो ना, अब आपकी ये एक किडनी है, ये आपकी दूसरी किडनी है, दोनों को अल्लाह ने बनाया जी 50% ऑफ द ब्लड ये फिल्टर करेगा, 50% ऑफ द ब्लड ये फिल्टर करेगा। ये दोनों किडनीज जो है आपकी फिल्टर करेंगी ब्लड।
लेकिन सपोज करें जी अब आपके पास जो है वो एक किडनी खत्म हो गई है जी, ये वाली किडनी खत्म हो गई है, तो अब ये किडनी है, तो ये अब आपके पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करेगी, यानी कि इसने 100% फिल्ट्रेशन करना है। बनी हुई ये 50% फिल्टर को ब्लड को फिल्टर करने के लिए बनी हुई है। 100% काम करोगे तो इसकी लाइफ साइकिल, जाहिर बात है इसकी लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इसकी लाइफ। सो अगर ये मिसाल के तौर पे 10 साल बाद खत्म होनी थी, अब ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। तो जिनका एक रीनल फेलियर हो जाता है, सो उनके उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वक्त तो उनके पास एक और किडनी मौजूद है, लेकिन उस किडनी पर भी हद से ज्यादा लोड पड़ने की वजह से उसके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, जब दोनों किडनी फेल हो जाए, अब ये किडनी भी नहीं रही, ये किडनी भी नहीं रही, सो अब मामला खतरनाक है। वाई? क्योंकि अगर आपके पास रीनल फेलियर हो जाएगा बोथ किडनीज का, आपकी दोनों किडनीज फेल होंगी, तो फिर अब आपकी बॉडी में अनफिल्टर ब्लड सर्कुलेट करेगा, अनफिल्टर ब्लड जो है अब आपकी बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा। और अब आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए आपके पास जो दो किडनीज थी दोनों की दोनों गई, तो अब आपका ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं होगा। अनफिल्टर ब्लड जब आपके सर्कुलेट करेगा बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, अनफिल्टर बने जाएगा खून, तो खुद ही सोच सकते हो जी, साफ पानी पियोगे तो सही हो, खराब पानी गंदा पानी पियोगे तो आपको तकलीफ होगी, आपकी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। सिमिलरली ऑर्गन्स को अगर फिल्टर ब्लड जाता है, ऑर्गन्स उन ब्लड में से नाइट्रोजन ले, वो फूड पार्टिकल्स लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन अनफिल्टर ब्लड जा रहा है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी, अल्टीमेटली वो वेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी सेल्स के अंदर जा सकता है, आपके बॉडी के पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले क्या होगा, आपके अगर दोनों किडनीज खत्म हो गई तो आपके पास अनफिल्टर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे एक एक करके। कभी आपकी स्किन पे पीलाहट आ जाएगी, आंखें खराब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी नजरें कमजोर हो जाएंगी, दर्द, सर में दर्द रहने लग जाएगा, आप में सुस्ती आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी आपको, उल्टियां हो रही होंगी, नौसिया हो रहा होगा, सर में दर्द होगा, बुखार होगा, ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो के एक टाइम आएगा आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके आपके बॉडी ऑर्गन्स मरना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका ब्रेन जब डैमेज होगा या दिल जब डैमेज होगा, तो आपकी डेथ हो जाती है, बॉडी ऑर्गन्स क्या होने, फेल हो गए, फेल होना शुरू होगा तो अल्टीमेटली डेथ। तो ये जानलेवा बीमारी है, ये जानलेवा उस वक्त होती है जब दोनों किडनीज फेल हो जाए। तो जब दोनों किडनीज फेल हो जाएंगी तो फिर अब आपकी बॉडी में अनफिल्टर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो आपके ऑर्गन्स को और खराब करेगा, आपके ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो के फेल होते जाएंगे और अल्टीमेटली मौत हो जाती है। इसके दो इलाज है जी, एक इलाज तो इसका है जी डायलिसिस, इसकी दो ट्रीटमेंट्स है जी, इसकी ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं हम, दो ट्रीटमेंट्स है इसकी। पहले ट्रीटमेंट को कहते हैं हम डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस का मतलब होता है किसी आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, किसी बाहर की चीज की मदद से, किसी एक्सटर्नल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, फिल्टर बाय एक्सटर्नल मीन्स, किसी बाहरी जरिए के जरिए, बाहरी चीज के जरिए जो है ना, यानी ऐसी चीज जो बॉडी से बाहर है, ऐसी चीज के जरिए अगर हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं डायलिसिस। दो किस्म की डायलिसिस होती है जी, एक कहलाता है हमारे पास हीमोडायलिसिस, हीमो डायलिसिस। हीमो का तो मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी, हीमो का मतलब होता है ब्लड, तो ये ब्लड का डायलिसिस हो गया। इसमें क्या होता है जी कि एक मशीन होती है, ये एक मशीन है, इसको हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं डायलसेट, डायलसेट। ये जो फ्लूइड होता है ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की 0% कंसेंट्रेशन होती है, 0% कंसेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी इंसानों के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, इन सब चीजों की 0% कंसेंट्रेशन होती है, यानी डायलसेट फ्लूइड में ये नहीं होते, ये प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो एक ये मशीन है जी, इस मशीन को हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। इस मशीन के अंदर जो है हमारे पास क्या भरा हुआ है जी, वही फिल्टर भरा हुआ है आपके पास, ये उसमें ये डायलसेट भरा हुआ है, सारा का सारा डायलसेट भर रखा है। इसके अंदर से जो है वो चैनल्स गुजर रही होती हैं, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको।
ये वाली ले लेता हूँ। ऐसे एक पाइप गुजर रहा होगा, ये एक पाइप होगा, फिर ऐसे यूँ घूम रहा होगा, फिर ये यूँ घूम रहा होगा, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ हुआ होता है। मैंने तो डायग्राम छोटी बनाई है, तो बस ऐसा होता है पाइप। ठीक है जी। हाँ, सो ये मशीन है जी डायलिसिस। एक डायलिसिस आप बाहर मशीन होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, डायलसेट नाम है उसका, और उसमें से एक पाइप गुजर रहा होता है। अब क्या होता है जी, इंसान के जिस्म में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन से जब कैनुला लगा देते हैं, ब्लड निकलना शुरू होता है, और ब्लड जो है वो इसके साथ जोड़ दिया जाता है। एक पाइप पाइप के जरिए ना इसके साथ उसका एक आर्टरी से ब्लड निकलवा रहा है। अभी जरूरी नहीं है हाथ पे ये लगाई जाए, बाजू का गर्दन पे लगा दी जाती है, बाजू का पेट पे, जहां पर भी आपको आर्टरी मिल जाए। सो आप एक आर्टरी की मदद से, इस इंसान की एक आर्टरी लेते हैं और उस आर्टरीज की मदद से इस मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हाथ में आपने एक पाइप घुसेड़ दिया और पाइप के जरिए आपने इस मशीन में लगा दिया। अब इंसान के जिस्म का जो खून है वो आहिस्ता आहिस्ता इस आर्टरी, आपको पता है ना आर्टरी में से तो खून बाहर आ रहा होता है, तो इस खून आपके इंसान के जिस्म का जो खून है जो कि अनफिल्टर है, वो अब आपका आ रहा है जी बाहर, और अब इस मशीन से सर्कुलेट करेगा। अब इस मशीन में से सर्कुलेट करेगा जी, ऐसे इस मशीन में से ऐसे गुजर गुजर के इस मशीन में यहाँ तक आता जाएगा। ठीक है जी। अब जब ये इसमें से सर्कुलेट कर रहा होगा जी, आपको पता है डिफ्यूजन की मदद से, अब ये पाइप है, जब यहाँ ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा तो अब उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई है, जबकि जो बाहर डायल सेड है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0। सो अब यहाँ डिफ्यूजन होगा, वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड में से डिफ्यूज होके हाई से लो की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपका ब्लड है ना उसमें से वेस्ट निकल के किस में शामिल होना शुरू हो जाएगा, डायल सेट में। अब डायल सेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सो अल्टीमेटली जब यहाँ से आपका ब्लड निकलेगा वो फिल्टर ब्लड होगा, वो फिल्टर ब्लड होगा, उसका सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन ट्यूब्स में से डिफ्यूज होके डायल सेट में डिसॉल्व हो गया। अब ये जो डायल सेट होता है फिर ये बेकार हो जाता है, क्योंकि अब इसके अंदर 0% नहीं, अब तो वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये डायल सेट बेकार हो जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। हर एक डायल सेट को एक बार इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो फिल्टर ब्लड है ये एक और वेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वेन के जरिए ये आपका जो ब्लड है ये अब आपका ब्लड अंदर डाल दिया जाता है। तो ये हो गया जी हीमोडायलिसिस, इसमें खून की डायलिसिस हुई है जी, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। और बड़ा ही यानी कि अजियतनाक ये प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये जब आप एक बार कराते हो तो 6 से 10 घंटे का टाइम लगता है एक बार की डायलिसिस में। 6 से 10 घंटे का टाइम लगता है एक बार। दूसरी बात, आपको हफ्ते में 3 से 4 दफा पर वीक कराना पड़ता है। ठीक है जी। तो एक तो आपको हफ्ते में 3 से 4 दफा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 दफा करानी पड़ती है, और हर बार कितना टाइम लगेगा, 6 से 10 घंटे। तो क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाएगा फिर ये, और बहुत ज्यादा अजियतनाक प्रोसीजर हो जाता है, अल्लाह माफ करे इन चीजों से। तो ये हो गया जी हीमोडायलिसिस। दूसरे किस्म की जो डायलिसिस होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरी जो डायलिसिस होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ नाम लिख देता हूँ, क्या कहलाता है उसका, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है जी, वो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। बात करते हैं जी दूसरे किस्म का जो डायलिसिस होता है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पेट पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है, पेट पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है, और एक ऐसा पाइप परमानेंटली फिट कर दिया जाता है। कैसे पाइप, ये पाइप पेट में परमानेंटली फिट हुआ हुआ होता है भाई, पहली बात तो, क्योंकि ये रोजाना होगा ये प्रोसीजर। तो बार बार थोड़ी कट लगाओगे, एक दफा ही कट लगा के ना पाइप उछेड़ दिया आपका। सो ये जो पाइप होता है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। ये जो पाइप हुआ हुआ ना, ये जो पूरा पाइप है ये तो परमानेंटली फिट हो गया अंदर। पेरिटोनियल, ये जो जिस जगह पे गया ना उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। हमारे ये जो पेट का हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये, और इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल लाइनिंग। सो हमारे पेट को काट के पेट के अंदर जो कैविटी है ना, जहाँ पे हमारे तमाम सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स की जगह को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उनको हम कहोगे पेरिटोनियल लाइनिंग। आपके पेट को काट के एक पाइप डाल दिया जाता है इस पेरिटोनियल कैविटी में। अब डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पाइप के जरिए आपके इस पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है, डाल दिया जाता है आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, वो जाके रुक जाता है। 4-5 घंटे उसको आपकी पेरिटोनियल कैविटी में रखा जाता है।
इस दौरान क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा होगा, सो वो अपने वेस्ट को इस जो डायलिसिस का सोल्यूशन है उसमें अपने ब्लड में से जो है ना वो वेस्ट उसमें चला जाएगा, जैसे भी ऊपर हुआ था। तो जैसे आपने पेरिटोनियल कैविटी में ये डायलसेट भर दिया, तो जब आपकी कैपिलरीज में से खून गुजर रहा होगा, आप देखें ये यहाँ पे सपोज करें ये ऐसे कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, तो जब ये गुजर रही होंगी तो इनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज होके आपकी इसमें डायलसेट में आ जाएगा। 7-8 घंटे बाद ये अब आपको जो बॉडी की पेरिटोनियल कैविटी में जो डायलसेट है ये बेकार हो जाता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको एक दूसरे पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ ये जमा होना शुरू हो जाता है, ये वाला बेकार हो जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। इस वाले डायलिसिस को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें अच्छी बात ये है कि इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आप रात में सुकून से हो जाता है ये, यानी एक छोटा सा पाइप है, बस आपने एक वो फ्लूइड को कनेक्ट कर दिया और फिर थोड़ी बार रेस्ट करें, सो जाए, पढ़े, रीडिंग करें, उसके बाद जब उठे आपको 4-5 घंटे हो गए तो आप दूसरे पाइप से अपने अंदर का जो डायल सेट है उसको निकालना शुरू करते हैं। बट इसमें नुकसान ये है कि ये डेली होगा, ये रोजाना कराना पड़ता है, तो लोग अमूमन जो है वो रातों में अपने घर के अंदर इन मशीनों को रख लेते हैं और घर में करते रहते हैं। सो ये पहला मेथड हो गया जी। किडनी फेलियर का एक इलाज क्या है, किडनी फेलियर का ये जो किडनी फेलियर की तो बात करें ना हम, इसका एक इलाज था डायलिसिस, और दो किस्म की डायलिसिस होती हैं, दोनों बता दिया मैंने, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, और जो दूसरा इलाज होता है डायलिसिस के अलावा एक और इलाज होता है जिसको हम कहते हैं रीनल सर्जरी। ये दूसरा इलाज होता है जी किडनी फेलियर का, रीनल सर्जरी। ये अगेन है जी सर्जरी होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैचिंग किडनी, एक डोनर होगा वो डोनेट करेगा एक मैचिंग किडनी को, ठीक है जी। डोनर, एक डोनर होगा जी जिसके पास 2 किडनीज होंगी, वो डोनेट करेगा, दे देगा आपको 1 किडनी, अपनी 1 किडनी दे देगा और अपनी 1 किडनी रख लेगा। तो एक डोनर है, आपने डोनर देखा जी, उस डोनर की जो किडनी है उसने 1 किडनी रख ली, 1 किडनी आपको डोनेट कर दी, ये किडनी आपकी किडनी से मैच होती है, आपकी बॉडी के टिश्यूज से, आपके किडनी के टिश्यूज से, आपके ब्लड से मैच होती है, तो फिर सर्जरी करके इस किडनी को आपकी बॉडी में इंस्टॉल किया जाता है, इस किडनी को आपकी बॉडी में लगा दिया जाएगा। तो ये ऐसा मामला हो गया है जी कि ये एक शख्स है जिसके पास ये 1 किडनी थी, ये दूसरी किडनी थी, ये था डोनर, और ये दूसरा शख्स है जी ये रीनल फेलियर वाला है, रीनल फेलियर वाला, फेलियर के बाद कोई किडनी नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने अपनी 1 किडनी इसको दे दी, सब इसने 1 किडनी अपने पास लगा दी, 1 किडनी डोनर के पास रह गई, ठीक है जी, ये तो गई, ये ऐसा ये सर्जरी है। इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशन है जी। पहली बात है जी इतनी तो इसकी जो किडनी की मैचिंग किडनी ढूंढना होता है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, खून भी मैच होना चाहिए, यानी कि पेशेंट का डोनर का दोनों का ब्लड मैच होना चाहिए, दोनों के किडनी टिश्यूज मैच होने चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपकी मैचिंग भी हो रही है तो फिर भी डोनर इतने आराम से डोनेट नहीं करता। डोनर कहेगा भाई कि अगर मेरे पास 2 किडनी है अभी मैं सेव हूँ, कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी 1 किडनी खराब हुई तो आई हैव द सेकंड किडनी, मेरे पास दूसरी किडनी होगी, मैं उससे चलूंगा। लेकिन डोनर ये सोचेगा कि यार अगर मैंने 1 किडनी डोनेट कर दी तो अब मैं भी तो रिस्क में हो गया, क्योंकि मेरे किडनी जो बच गई वो भी 50% पे काम करने के बजाय 100% पे काम करेगी, और उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, सो मेरी किडनी भी खराब हो जाएगी, मैं भी मर सकता हूँ। तो एक तो डोनर नहीं मिलता, दूसरा अगर कोई मिल भी जाता है इतनी मुश्किलों से डोनर, तो उसकी किडनी जो है वो मैच नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये दो बड़े इशू आ रहे होते हैं, डोनर नहीं मिल रहा, किडनीज मैच नहीं हो रही। बहरहाल कुछ लोग होते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है कि किडनी भी, डोनर भी मिल जाता है और जो डोनर की किडनी होती है वो भी मैच हो जाती है, तो एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए इस किडनी को पेशेंट की बॉडी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। 80% केसेस के अंदर ये इलाज कामयाब हो जाता है, 80% के अंदर जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो बंदा जिसने किडनी इंस्टॉल की अब वो नॉर्मल हो जाता है और 10-12 साल 15 साल अपनी उस एक किडनी पर चलता है। फिर उसके बाद जाहिर बात है आपको फिर वही बात है जी, 100% वर्क कर रही है तो इस किडनी की लाइफ साइकिल कम हुई भी होगी, सो ये किडनी दोबारा रेनल फेलियर वाले को दोबारा ये जरूरत महसूस होगी यार 4-10-12 साल बाद, तो फिर उसकी जो किडनी उसने इंस्टॉल की थी वो खराब हो गई और बाहर निकाल देगा, फेल हो जाएगा। और 20% केसेस के अंदर ये मामला देखा गया है कि जी आपने डोनर भी ढूंढ लिया, उसकी किडनी मैच भी हो गई, आपने रेनल सर्जरी के जरिए उस किडनी को बॉडी में इंस्टॉल भी कर दिया, लेकिन बाद इंस्टॉल होने के बाद बॉडी रिजेक्ट कर देती है, बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करती, बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। तो 20 केसेस के अंदर जो है उसको हम कहते हैं वो रेनल सर्जरी फेल हो गई है। रेनल सर्जरी हो तो जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो बंदे की जो बॉडी है उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती
और फिर दोबारा एक सर्जरी के जरिए उस किडनी को निकाल दिया जाता है। सो बहरहाल इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। अल्लाह ही बचाए इन बीमारियों से। चले जी, हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं।